बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज वेक्टर एनालिसिस। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि फिजिक्स को समझने के लिए, सीखने के लिए दो चैप्टर्स का आना बहुत जरूरी है। सबसे पहले मैंने कहा था कि मैथमेटिकल टूल्स आना जरूरी है। मैथमेटिकल टूल्स में डिफरेंशिएशन है, इंटीग्रेशन है, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री है और बेसिक ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे, वो सारी चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि हम लोगों ने काफी डिटेल में डिस्कस किया है। और उसके बाद बेटा सेकंड जो चैप्टर है फिजिक्स में, वैसे इसको फर्स्ट चैप्टर ही बोलेंगे, तो ये है वेक्टर एनालिसिस। अगर आपके दोनों चीजें बहुत ही स्ट्रांगली समझ में आ गई तो फिजिक्स में आपको कोई टेंशन वाली बात नहीं है। पूरी की पूरी होल फिजिक्स आपको बहुत अच्छे से बेटा समझ में आएगी। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज वेक्टर। तो जब फिजिक्स स्टार्ट कर रहे हैं, स्टार्टिंग करेंगे बेटा फिजिकल क्वांटिटी से ही स्टार्टिंग करेंगे। कौन सी? फिजिकल क्वांटिटीज। तो जरा हम यहां पर बात कर लेते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। ध्यान से सुनना बेटा, फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी का मतलब ऐसी वो क्वांटिटी जिनका हम मेजरमेंट कर सकते हैं, ऐसी क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। दिस कैन बी मेजरेबल, जिनका हम मेजरमेंट कर सकते हैं, ऐसी क्वांटिटी को हम फिजिकल क्वांटिटी कह सकते हैं। या हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि दोज क्वांटिटी विच कैन बी डिस्क्राइब द लॉ ऑफ फिजिक्स। ऐसी क्वांटिटी जो अपना से लॉ ऑफ फिजिक्स को, फिजिक्स के जो लॉ है उनको डिस्क्राइब करने के लिए जो यूज होती है, ऐसी क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। तो हम कह सकते हैं दोज क्वांटिटी which can be describes the law of physics, which can be described the law of physics। जो फिजिक्स के लॉ को डिस्क्राइब करने के लिए यूज होती है, ऐसी क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं बेटा? फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। और इट कैन बी मेजरेबल, इट कैन बी मेजरेबल। इनका हम मेजरमेंट अपना से कर सकते हैं, ठीक है ना? तो इट कैन बी मेजरेबल, ये मेजरमेंट अपना से हो सकती है। तो ऐसी क्वांटिटी को हम फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। जिनका मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं, ऐसी क्वांटिटी को हम फिजिकल क्वांटिटी नहीं बोलेंगे। जैसे अगर हम कहें कि अपना से किसी बंदे के इमोशंस कितने हैं, उनका हम मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं। कोई बंदा आपका सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, उसका हम एक मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं। अगर सच बोल रहा है तो कितना सच बोल रहा है, इसका कोई मेजरमेंट नहीं है, इसका कोई पैमाना नहीं है। तो ऐसी क्वांटिटी को हम फिजिकल क्वांटिटी नहीं बोलेंगे। जैसे मान लो किसी बंदे को पेन हो रहा है, तो कितना पेन हो रहा है। कोई आपका सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, तो दिस इज नॉट आपका से फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी का मतलब जो मेजरमेंट कर सके, जैसे मास 1 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, 3 किलोग्राम, मतलब मेजरमेंट कर सकते हैं। लेंथ को हम मेजरमेंट कर सकते हैं, दैट इज अपना से फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है ना? तो वो सारी क्वांटिटी जिनका मेजरमेंट कर सकते हैं, दैट इज फिजिकल क्वांटिटी। और जो अपना से फिजिक्स के लॉ को समझाने के लिए जिन क्वांटिटीज का यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड अपना से फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है? तो ये हो गया। अब बात आती है कि ऑल द फिजिकल क्वांटिटी, जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी होती है, ऑल द फिजिकल क्वांटिटी कैन बी डिवाइडेड इन 3 टाइप्स। इनको हम 3 टाइप से डिवाइड किया गया है। फर्स्ट आपका स्केलर क्वांटिटी, सेकंड बेटा वेक्टर क्वांटिटी, और थर्ड आपका एक और होती है, दैट इज अपना से टेंसर क्वांटिटी, जो आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ फिजिक्स में ऐसी क्वांटिटी होंगी जो टेंसर क्वांटिटी होंगी। तो हम थोड़ा सा बेसिक आइडिया का देंगे कि टेंसर क्वांटिटी एक्चुअली क्या होती है। जैसे आगे चल के बताया जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करें, प्रेशर की बात करें, इलेक्ट्रिक करंट की बात करें, तो ये सारी की सारी अपना से बेटा टेंसर क्वांटिटी है, हमारे फिजिक्स में यूज होती है। आगे चल के हम उसको डिस्कस करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी हम यहाँ पर जो हमारा टारगेट होगा वो 2 क्वांटिटीज पर होगा। फर्स्ट स्केलर क्वांटिटी और सेकंड बेटा कौन सा? वेक्टर क्वांटिटी। तो चलिए हम कह सकते हैं ऑल द फिजिकल क्वांटिटी। अब मैं यहाँ पर लिखवा नहीं रहा हूं, अगर आपको लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं। ऑल द फिजिकल क्वांटिटी कैन बी डिवाइडेड इन 3 टाइप्स। ऑल द फिजिकल क्वांटिटी कैन बी डिवाइडेड इन 3 टाइप्स। बताइए कौन कौन सी?
सबसे पहले चलिए हम बात कर लेते हैं स्केलर क्वांटिटी की बात करते हैं। कौन से बेटा बोलो? स्केलर क्वांटिटी। सबसे पहले हम बात करते हैं स्केलर क्वांटिटी। स्केलर मींस जैसा कि नाम है स्केलर मतलब स्केल, तो इट इज दैट फिजिकल क्वांटिटी इन विच ओनली एंड ओनली मैग्नीट्यूड इज डिफाइंड। ध्यान से सुनना, कोई भी बेटा फिजिकल क्वांटिटी अपने पास जब होती है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी दैट इज हम चलिए क्यों लेते हैं, तो ये दो चीजों से मिलकर के बनती है। एक तो नंबर, मतलब नंबर मींस मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, मैग्नीट्यूड हमेशा कैसा होगा? पॉजिटिव। जैसे कि मैं कहूं कि किसी बॉडी का मास जो है वो अपना से 5 kg है, तो बताओ 5 क्या है बेटा? नंबर है। 5 बताओ क्या है? नंबर। और किलोग्राम ये क्या होगी? यूनिट होगी। ये आपका यूनिट एंड डायमेंशन में आपको पढ़ाया जाएगा। इतना तो बेसिक आइडिया होगा कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, क्यों मतलब क्वांटिटी, इन दो चीजों से मिलकर के बनी। एन क्या? नंबर, नंबर मींस मैग्नीट्यूड, और यू मतलब यूनिट। मतलब अगर मैं कहीं किसी बॉडी का मास 5 है, तो हमारी बात पूरी अपना से कंप्लीट बात नहीं हो रही, हमारा स्टेटमेंट कंप्लीट नहीं हो रहा है। अगर मैं कहूं किसी बॉडी का मास 5 kg है, तो हमारा कंप्लीट स्टेटमेंट अपना हो रहा है। तो 5 मतलब अपना से 5 kg, आप समझ रहे हैं कि 5 kg दिस इज द फिजिकल क्वांटिटी। इसका मेजरमेंट कर सकते हैं, इसका यूनिट अपना से किलोग्राम है, तो 5 किलोग्राम ये फिजिकल क्वांटिटी दो चीजों से मिलकर के बनी। नंबर मतलब मैग्नीट्यूड, और यू मतलब क्या बेटा? यूनिट। पॉइंट समझ में आ गया? अब बात आती है कि स्केलर क्वांटिटी, इट इज दैट फिजिकल क्वांटिटी इन विच ओनली एंड ओनली मैग्नीट्यूड इज डिफाइंड। एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसमें केवल क्या डिफाइंड हो बेटा? मैग्नीट्यूड डिफाइंड हो, जिसमें केवल अपना से बताओ क्या हो? मैग्नीट्यूड डिफाइंड हो, नॉट डायरेक्शन, नॉट अपना से डायरेक्शन। इसमें कोई डायरेक्शन का कोई स्पेसिफिकेशन नहीं होता है, तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी को हम क्या बोलेंगे? स्केलर क्वांटिटी बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा? स्केलर क्वांटिटी। पॉइंट समझ में आ गया? आप चाहे तो नोट कर लेना, मैं केवल बोर्ड पर एक्सप्लेन कर रहा हूं। इट इज दैट फिजिकल क्वांटिटी इन विच ओनली एंड ओनली मैग्नीट्यूड इज डिफाइंड, दैट इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। और इसमें बताओ क्या? इसमें कोई डायरेक्शन स्पेसिफाइड नहीं होता है, तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी को हम क्या बोलेंगे? स्केलर क्वांटिटी बोलेंगे। जैसे हमने कहा किसी बॉडी का मास 5 किलोग्राम है, तो मास 5 किलोग्राम मतलब ये क्या हो गया? मैग्नीट्यूड हो गया। इसमें कोई डायरेक्शन की बात हमें नहीं करनी है, कोई डायरेक्शन स्पेसिफाइड हमें नहीं करना है कि भैया मास आपका इतने डायरेक्शन में है, ईस्ट में है, वेस्ट में, नॉर्थ में, साउथ में, इस तरीके से हमें बात नहीं करनी है। तो ये आपका कौन सी क्वांटिटी हो गई? स्केलर क्वांटिटी हो गई। कौन सी क्वांटिटी हो गई बेटा? स्केलर क्वांटिटी। तो अब आपको ध्यान से सुनना है, देखिए एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं। इट इज दैट फिजिकल क्वांटिटी इन विच ओनली एंड ओनली मैग्नीट्यूड इज डिफाइंड, इज नॉट दैट इज अपना से कॉल्ड अपना स्केलर क्वांटिटी। नॉट डायरेक्शन, इसमें कोई डायरेक्शन स्पेसिफाइड नहीं होता है, तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी को क्या बोलेंगे? स्केलर। अब बात आती है कि केवल मैग्नीट्यूड और नॉट डायरेक्शन अगर है तो स्केलर क्वांटिटी। शॉर्ट टेस्टिंग करने के लिए whether a physical quantity is scalar or not, आपको टेस्टिंग अगर करनी है कि बता ये फिजिकल क्वांटिटी स्केलर है या नहीं है, तो इसमें एक थर्ड कंडीशन, एक थर्ड एसेंशियल कंडीशन एक और अपना से यहां पर एप्लीकेबल होना चाहिए। इट फॉलोज द रूल्स ऑफ ऑर्डिनरी अलजेब्रा। रूल्स ऑफ ऑर्डिनरी अलजेब्रा, रूल्स ऑफ अपना से ऑर्डिनरी अलजेब्रा। ऑर्डिनरी अलजेब्रा के जो बेसिक रूल होते हैं, ऑर्डिनरी अलजेब्रा के जो बेसिक रूल होते हैं वो फॉलो होना चाहिए, तो हम कंप्लीट स्टेटमेंट हमारा ये हो गया। तो हम कहेंगे कि कौन सी क्वांटिटी है बेटा? स्केलर क्वांटिटी। अब बात आती है कि ऑर्डिनरी अलजेब्रा के बताइए बेसिक रूल्स कौन से हैं। जैसे हमने कहा कि ये कौन सी क्वांटिटी बेटा? स्केलर क्वांटिटी। इसमें कोई डायरेक्शन नेसेसरी नहीं है, इसमें कोई डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो ये अपना स्केलर क्वांटिटी। जैसे अब बात आती है रूल्स ऑफ ऑर्डिनरी अलजेब्रा। जैसे हम कहें किसी बॉडी का मास 5 किलोग्राम है, तो 5 + 5 kg मतलब कितना बेटा? 10 kg। ये बताइए रूल्स ऑफ ऑर्डिनरी अलजेब्रा का एडिशन रूल हो गया। अगर मैं ये कहूं कि 10 kg - 2 kg, बताओ कितना हो गया? 8 kg आपका से बेटा हो गया। अगर हम कहें 10 × 2 आपका से बताओ कितना बेटा? 20 kg हो गया। अगर मैं कहूं 10 / 2 आपका से बताओ कितना हो गया? 5 kg हो गया। तो ये सारे के सारे बताइए कौन से रूल्स है? इट फॉलोज दिस इज द रूल्स ऑफ ऑर्डिनरी अलजेब्रा, और ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है। मैग्नीट्यूड मतलब हमेशा कैसा होगा बेटा? पॉजिटिव होगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि वैल्यू नेगेटिव नहीं आ सकती, ये हमेशा कैसा होगा? पॉजिटिव होगा।
ऐसी क्वांटिटी को हम क्या बोलेंगे? स्केलर क्वांटिटी। अब मेरे ख्याल से आपको पूरी बात आपको समझ में आ गई होगी कि हमने आपको क्या क्या बताया बेटा, बोलो। ये ऐसी क्वांटिटी, दिस इज ये ऐसी फिजिकल क्वांटिटी होती है जिसमें मैग्नीट्यूड डिफाइंड होता है केवल, इसमें कोई डायरेक्शन स्पेसिफाइड नहीं होता है। और थर्ड एसेंशियल कंडीशन, इट फॉलोज द रूल्स ऑफ ऑर्डिनरी अलजेब्रा। अगर फॉलो हो रहे तो हमारा आपका कंप्लीट स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल अपना से हम कहेंगे कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटी कौन सी क्वांटिटी होगी? स्केलर क्वांटिटी होगी। फॉर एग्जांपल, जैसे हम एग्जांपल की बात करेंगे तो इसमें एक एग्जांपल तो फर्स्ट अपना मास हो गया बेटा, ठीक है ना, लेंथ हो गया, मास हो गया, लेंथ हो गया, टाइम हो गया, ठीक है ना, टाइम हो गया, टेम्परेचर हो गया, वर्क डन हो गया या स्पीड अपना हो गया, स्पीड हो गया, एनर्जी हो गई, वर्क डन हो गया, वर्क डन हो गया, वर्क डन हो गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, फ्रीक्वेंसी हो गई, फ्रीक्वेंसी एक्सेट्रा। ये सारी की सारी अपना से बताइए फिजिकल क्वांटिटी कौन सी बेटा? स्केलर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी? स्केलर। मेरे ख्याल से अब पूरी बात आपको समझ में आ गई होगी। स्केलर मींस मैग्नीट्यूड डिफाइंड होता है, इसमें कोई डायरेक्शन स्पेसिफाइड नहीं होता है। और शॉर्ट टेस्टिंग करने के लिए वेदर द फिजिकल क्वांटिटी इज स्केलर और नॉट, एक थर्ड कंडीशन एक फॉलो और होना चाहिए, इट फॉलोज द रूल्स ऑफ ऑर्डिनरी अलजेब्रा। तो हम श्योर हो जाएंगे कि हमारी जो फिजिकल क्वांटिटी है वो कौन सी क्वांटिटी है बेटा? स्केलर क्वांटिटी। क्लियर हो गया? चलिए अब उसके बाद चलिए हम बात करते हैं सेकंड वेक्टर क्वांटिटी की बात करते हैं। सेकंड हमारा अपना हो गया वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी इट इज दैट फिजिकल क्वांटिटी इन विच मैग्नीट्यूड के साथ साथ इसमें डायरेक्शन भी स्पेसिफाइड होता है। एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी स्पेसिफाइड हो, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी को हम क्या बोलेंगे बेटा? वेक्टर क्वांटिटी अपना से बोलेंगे। तो एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड अपना से डिफाइंड हो, मैग्नीट्यूड अपना से डिफाइंड हो, प्लस डायरेक्शन भी स्पेसिफाइड होता है, डायरेक्शन भी स्पेसिफाइड होता है, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी को हम बोलेंगे वेक्टर क्वांटिटी। क्या बोलेंगे? वेक्टर क्वांटिटी। अब फॉर एग्जांपल जैसे हम कहें कि जैसे मान लीजिए हम अभी हमारा जो कोचिंग सेंटर है वो आपका यहां पर, अगर हमें कोचिंग सेंटर से किसी शॉप पे जाना है, किसी मॉल में जाना है, तो अगर हम कहें कि कोचिंग सेंटर से अपना मॉल जो है वो अपना से 1 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है या 2 किलोमीटर, 1 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है, तो हमारा ये स्टेटमेंट कंप्लीट नहीं हो रहा है। हमें डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी कि भाई कोचिंग सेंटर से जो मॉल का जो डिस्टेंस है वो आपका ईस्ट में है, वेस्ट में है, नॉर्थ में है, ये साउथ में है, ये किसी पर्टिकुलर एंगल बनाते हुए आपका इस डायरेक्शन में है। तो हमें आपका ये हमें क्या चाहिए बेटा? उसमें डायरेक्शन भी चाहिए। हम कहें कि कोचिंग सेंटर से हमारा घर अपना से 2 किलोमीटर की डिस्टेंस में है, तो दिस इज नॉट अपना से कंप्लीट स्टेटमेंट। हम ये कहेंगे कि भाई हमारा कोचिंग सेंटर से घर 2 किलोमीटर है, तो पहले हम अपना से स्ट्रेट जाएंगे, सीधे जाएंगे, फिर अपना से लेफ्ट जाएंगे, फिर नॉर्थ में जाएंगे, फिर ईस्ट में जाएंगे और फिर हमारा घर मिलेगा। ये हमारी बात अपना से स्टेटमेंट हमारा सही हो रहा है। लेकिन मैं ये कहूं कि हमारा कोचिंग सेंटर से घर 2 किलोमीटर है, ठीक है समझने के लिए, लेकिन अगर हमें जाना है तो हम वहां पर जा नहीं पाएंगे। जाने के लिए हमें क्या चाहिए? डायरेक्शन चाहिए। हमें ये अगर पता है कि भाई किस डायरेक्शन में जाना है, तो हम कहेंगे कि भाई अपना से ये हमारा कंप्लीट स्टेटमेंट हो गया। तो हमारा वेक्टर क्वांटिटी का मतलब इट इज दैट फिजिकल क्वांटिटी इन विच मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ डिफाइंड इज नोन एज वेक्टर क्वांटिटी। अब अभी में हमारा कंप्लीट स्टेटमेंट नहीं है। शॉर्ट टेस्टिंग करने के लिए वेदर द फिजिकल क्वांटिटी इज वेक्टर और नॉट, अगर हमें टेस्टिंग करना है कि वेक्टर है या नहीं है, तो एक थर्ड कंडीशन एक एप्लीकेबल बेटा और होना चाहिए। इट फॉलोज द रूल्स ऑफ अपना से वेक्टर अलजेब्रा, जो कि अभी हम इसी में आगे पढ़ेंगे। रूल्स ऑफ वेक्टर अलजेब्रा, वेक्टर अलजेब्रा के रूल्स फॉलो होना चाहिए। अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, ट्रायंगल लॉ की बात करेंगे, पैरेललोग्राम लॉ की बात करेंगे। तो अगर ये फॉलो होना चाहिए तो हम कंफर्म हो जाएंगे कि भाई ये क्वांटिटी हमारी कौन सी है? वेक्टर क्वांटिटी है। तो जैसे होता है ना V फॉर क्या होता है? वेक्टर। तो V फॉर वेक्टर मतलब आपके पास उसका डायरेक्शन भी होना चाहिए, मतलब मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होना चाहिए। और शॉर्ट टेस्टिंग करने के लिए एक थर्ड कंडीशन फॉलो होना चाहिए। इट फॉलोज द रूल्स ऑफ
वेक्टर अलजेब्रा, अगर वेक्टर अलजेब्रा के रूल्स फॉलो हो रहे हैं तो कंफर्म है ये कौन सी क्वांटिटी होगी बेटा, वेक्टर क्वांटिटी होगी। जैसे तो कुछ एग्जांपल की बात कर लेते हैं। जैसे एग्जांपल अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम चलिए बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं बेटा। डिस्प्लेसमेंट आप पास हो गया है ना, वेलोसिटी हो गया, वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन आप पास हो गया, फोर्स हो गया, फोर्स हो गया, मोमेंटम हो गया, लीनियर मोमेंटम कह सकते हैं, मोमेंटम हो गया, एंगुलर वेलोसिटी हो गई, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी हो गई, ठीक है ना, टॉर्क हो गया, टॉर्क हो गया, इंपल्स हो गया, इंपल्स हो गया, एटसेट्रा। ठीक है, तो ये सारी के सारी फिजिकल क्वांटिटी के लिए हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी चाहिए होता है। और थर्ड एसेंशियल कंडीशन आपका श्योर टेस्टिंग करने के लिए इट फॉलोज द रूल्स ऑफ वेक्टर अलजेब्रा, तो हम श्योर हो जाएंगे कि कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। अब बात आती है कि बहुत सारी, ध्यान से सुनना बेटा पूरी बात में। जैसे चलिए एक एग्जांपल आप देखते हैं। जैसे आपने एक मूवी आई थी गोलमाल, इस टाइप की कोई पिक्चर आप पास आई थी, उसमें आपने देखा होगा कि एक खजाना ढूंढने के लिए लोग जाते हैं। जब खजाना ढूंढने के लिए वहां पर जाते हैं तो उनको अपना से ये पता होता है कि भैया एक पार्क है और एक पार्क में अपना से डब्लू अपना से बना हुआ है, उस डब्लू के पास वहीं पर खजाना गड़ा हुआ है। जब वो बंदे अपना 3 बंदे वहां पर जाते हैं, खजाना ढूंढने के लिए जाते हैं, तो उनको वहां पर खजाना नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? वो डब्लू के पास तो पहुंच गए, लेकिन वहां पर क्या नहीं पता है, उनको डायरेक्शन नहीं पता है कि डब्लू से किस डायरेक्शन में खजाना यहां पर गड़ा हुआ है। तो आप कहां खोदेंगे, आप गड्ढा कहां करेंगे, आपको पता ही नहीं। तो अल्टीमेट मेरे कहने का मतलब ये कि वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसमें मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन स्पेसिफाइड होता है, और श्योर टेस्टिंग करने के लिए रूल्स ऑफ वेक्टर अलजेब्रा आपसे फॉलो हो रहे हैं, तो हम श्योर हो जाएंगे वो कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। अब बात आती है कि बहुत सारी बेटा फिजिकल क्वांटिटी ऐसी भी होती है जिनमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, लेकिन मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होने के बावजूद भी वो वेक्टर नहीं होती। वो कौन सी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। इसको जरा समझने की कोशिश करना है। ये एग्जांपल बहुत ही अच्छा एग्जांपल आप से दूंगा। मैंने अभी कहा, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं कि बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी बेटा ऐसी होती है जिसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। और मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन अगर है तो कौन सी क्वांटिटी होनी चाहिए, वेक्टर क्वांटिटी होनी चाहिए। लेकिन वो वेक्टर नहीं होती है, वो कौन सी क्वांटिटी होती है बेटा, स्केलर क्वांटिटी होती है। तो अब बात आती है कि इसमें कोई एक एग्जांपल भी आप से बात कर लेते हैं। चलिए एक एग्जांपल बात करते हैं। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक करंट, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक करंट, ध्यान से देखना। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक करंट की बात करें, इलेक्ट्रिक करंट एक फंडामेंटल क्वांटिटी होती है, इसका यूनिट होता है बेटा एम्पियर। लेट अस सपोज, चलिए मैं फर्स्ट आपका लॉजिकल आंसर देता हूं, लॉजिक से समझने की कोशिश करना हूं। अगर मैं कहूं कि एक वायर है और इस वायर में I इक्वल टू आपको से बेटा 7 एम्पियर का करंट आपको से फ्लो हो रहा है, कितना 7 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। अब बताइए 7 एम्पियर ये क्या है, मैग्नीट्यूड है, और इसमें देखिए डायरेक्शन भी है, एरो भी आपको से दिया हुआ है, डायरेक्शन भी है। तो ये कौन सी क्वांटिटी होना चाहिए, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मतलब वेक्टर। लेकिन मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होने के बावजूद भी ये वेक्टर नहीं है, ये कौन सी क्वांटिटी है, एक्चुअली ये आपका टेंसर क्वांटिटी होती है, लेकिन टेंसर आपके सिलेबस नहीं है, तो हम इसको स्केलर एज्यूम करेंगे। चाहे तो चलिए हम टेंसर की बात इसमें बता देते हैं कि टेंसर क्वांटिटी क्यों होती है, जरा समझने की कोशिश करना। ये 7 एम्पियर करंट आपस से फ्लो हो रहा है, तो पहली बात फर्स्ट आपको लॉजिक जरा देखना है कि कोई भी वेक्टर बेटा तब बनता है जब उसका मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसका डायरेक्शन फिक्स्ड होना चाहिए। डायरेक्शन फिक्स मतलब फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, मतलब कहीं कोई डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए, बिल्कुल डायरेक्शन आपका फिक्स्ड होना चाहिए फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। अब हम इस वायर को, अभी तो किसी डायरेक्शन आपके इनिशियल टू फाइनल है, लेकिन अगर इस वायर में बीच में कहीं भी हम नॉट लगा दें, गांठ लगा दें, तो बताओ हर इंस्टेंट पर डायरेक्शन क्या हो जाएगी। आप जितनी बार इसके नॉट लगाएंगे, गांठ लगाएंगे, हर इंस्टेंट पर देखो डायरेक्शन क्या हो रही है बेटा, चेंज हो रही है। अगर डायरेक्शन चेंज हो रही है मतलब डायरेक्शन स्पेसिफाइड नहीं है। अगर डायरेक्शन स्पेसिफाइड नहीं है, नॉट डायरेक्शन, तो केवल क्या है, मैग्नीट्यूड। तो बताइए कौन सी क्वांटिटी होगी, स्केलर क्वांटिटी होगी।
कौन सी क्वांटिटी होगी? स्केलर क्वांटिटी आपके पास होगी। पॉइंट समझ में आ गया? ये लॉजिक आपके पास ये है। अब चलिए मैं दूसरा लॉजिक आपके पास देता हूं, सेकंड लॉजिक। ये तो हमारा फर्स्ट आपके पास लॉजिक हो गया, सेकंड लॉजिक देता हूं। लेट अस सपोज ये कोई करंट है बेटा, 7 एम्पीयर का करंट आपके पास फ्लो हो रहा है। अब इस 7 एम्पीयर करंट में हमने यहां पर एक जंक्शन ले लिया। दिस इज आपका जंक्शन, दो वायर हमने यहां पर कनेक्ट कर दिए। दिस इज आपका जंक्शन पॉइंट। अब आप बताइए कि दिस 7 एम्पीयर करंट आपके पास गोज इन टू पार्ट, दो पार्ट में ये डिवाइड हो जाएगी। अगर इधर आपके पास बेटा 3 एम्पीयर आपके पास गया तो इधर बताओ कितना बेटा? 4 एम्पीयर आपके पास जाएगा, ये 4 एम्पीयर जाएगा। अब आप बताइए कि 7 इक्वल टू आपके पास 3 प्लस 4। अभी मैं आपको बता चुका हूं इसमें डायरेक्शन स्पेसिफाइड नहीं होती, मतलब नॉट डायरेक्शन। अब ये 7 इक्वल टू 3 प्लस 4 ये कौन सा रूल फॉलो कर रहे हैं? रूल्स ऑफ ऑर्डिनरी अलजेब्रा के फॉलो हो रहे हैं। देखिए अभी हमने डिस्कस किया था, देखो 7 इक्वल टू आपका 3 प्लस 4 इट फॉलोज द रूल्स ऑफ ऑर्डिनरी अलजेब्रा। तो हम श्योर हो जाएंगे कि भाई कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। अब मैं एक लॉजिक और देता हूं, जरा देखिए थर्ड लॉजिक जरा समझने की कोशिश करना। ये तो हमारा फर्स्ट लॉजिक हो गया, ये सेकंड लॉजिक हो गया, एक हम यहां पर थर्ड लॉजिक और देने की कोशिश करते हैं। क्लियर? अगर मैं इसको एज्यूम कर लूं कि दिस इज ऑफ वेक्टर, दिस इज नॉट वेक्टर बट हाँ लेट अस सपोज हम अगर एज्यूम कर लेते हैं कि सारी की सारी फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर है, तो बेटा देखो आपने इतना तो बेसिक पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा है तो मैं अगले टर्म पे आपका डिस्कस करूंगा। ध्यान से सुनना कि अगर आपने एज्यूम कर लिया कि भाई ये तीनों क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी है, तो अब जरा बताइए 7 इक्वल टू 3 और ये 4, अगर ये 3 है और ये 4 दोनों वेक्टर है तो बताओ ये अपना से कितना हो गया? ये तो 5 हो गया। देखिए 5 स्क्वायर इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो ये एंगल कितना हो गया बेटा? 90 डिग्री हो गया। अगर इन दोनों के बीच 90 डिग्री है तो आपने इतना तो पढ़ा होगा, इतना तो बेसिक आइडिया होगा कि कोई भी दो वेक्टर, हालांकि अभी हमने डिस्कस नहीं किया इसको, कोई भी दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर अगर होते हैं तो उनका रिजल्टेंट की वैल्यू कितनी होती है बेटा? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होती है। इतना अगर आइडिया है तो पूरा समझ में आ जाएगा। अब आप बताओ इसको हमने क्या एज्यूम किया, क्या माना इसको? वेक्टर। और ये अपना से 5 स्क्वायर इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, तो ये एंगल कितना? 90। मतलब 3 और 4 एक दूसरे की कैसे हैं? परपेंडिकुलर है। अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो इनका बताइए रिजल्टेंट अपना सही से हो जाएगा आई रिजल्टेंट। और आई रिजल्टेंट की वैल्यू आपके पास कितनी होगी? अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। अगर हमने वेक्टर एज्यूम किया तब की बात कर रहा हूं, तो ये आपके पास हो गया 25, मतलब 5 एम्पीयर हो गया। अब आप बताइए कि अगर हमने 3 और 4 को वेक्टर लिया तो इनका जो रिजल्टेंट आया वो कितना है? 5 एम्पीयर। क्या 5 7 के इक्विवेलेंट है? नहीं, 5 आपका से मतलब 7 इज नॉट इक्वल टू 5 एम्पीयर। 7 इज नॉट इक्वल टू 5 एम्पीयर। इसका मतलब ये है कि इट डज नॉट फॉलो द रूल्स ऑफ वेक्टर अलजेब्रा। ये वेक्टर अलजेब्रा के रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा है। तो बताइए श्योर है ये वेक्टर तो हो ही नहीं सकता है, मतलब कौन सी क्वांटिटी होगी? स्केलर क्वांटिटी होगी। ऐसे आप समझ सकते हैं। पॉइंट क्लियर हो गया? अब आप देखो एक लॉजिक चलिए और बताते हैं। एक्चुअली आपका इलेक्ट्रिक करंट स्केलर भी नहीं होती। एक्चुअली आपका इलेक्ट्रिक करंट आपका इट इज ए टेंसर क्वांटिटी। अब देखिए टेंसर कैसे, जरा ध्यान से सुनना। अगर मैं इसको दोबारा से चलिए इधर एग्जांपल ले लेता हूं कि अगर मैं यहां से अभी हमने कहा कि 7 एम्पीयर अपना सिग्नल बेटा ये, और इसको दो पार्ट में यहां पर जंक्शन, ये बताओ कितना? 3 एम्पीयर, और ये कितना बेटा? 4 एम्पीयर अपना से हो गया। ठीक है, देखो 7 इक्वल टू अपना से कितना? 3 प्लस 4 ये हो गया। अब आप बताइए कि अभी तो इस सिचुएशन में 7 इक्वल टू 3 प्लस 4, लेकिन अगर मैं इन दोनों में से या इन तीनों में से बेसिकली आगे चल के पढ़ाया जाएगा किरचॉफ्स करंट लॉ, केसीएल, जंक्शन रूल पढ़ाया जाएगा कि किसी भी अपना जंक्शन पर सिग्मा आई इक्वल टू 0 होता है। सिग्मा आई इक्वल टू कितना? 0। तो वहां पर उसको डिस्कस करेंगे। अगर इस सिचुएशन में इन तीन में से किसी भी एक की डायरेक्शन चेंज करते हैं, जैसे देखो अगर मैं इसकी डायरेक्शन चेंज करूं तो बताओ क्या यहां पर 4 रहेगा? नहीं, देखो इधर कितना? 7 और इधर से कितना आ रहा है? 3। तो 7 और 3 लेकर के यहां कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10। इसका मतलब ये कि डायरेक्शन यहां पर भी मैटर कर रही है। अगर कभी भी लॉ कौन सा यूज हो, लॉ तो अपना से बेटा रूल्स ऑफ ऑर्डिनरी अलजेब्रा के रूल्स अपना से एप्लीकेबल हो और डायरेक्शन भी मैटर करे। ध्यान से सुनना फिर से। मैंने क्या कहा कि अभी देखिए 7 इक्वल टू 3 प्लस 4,
है ना, 7 = 3 + 4 कौन सा बेटा, रूल्स ऑफ ऑर्डिनरी अलजेब्रा फॉलो हो रहा है। अभी तो क्या बोल रहा हूं मैं, स्केलर, एक्चुअली कौन सी क्वांटिटी है, टेंसर। अगर मैं यहां से देखिए तीन में से कोई भी एक डायरेक्शन चेंज कर दूं, जैसे मैंने इसकी डायरेक्शन चेंज किया, तो इसकी डायरेक्शन चेंज करने पे क्या 4 आएगा, नहीं, देखो इधर 7, इधर से कितना 3, ये कितना हो जाएगा 10। इसका मतलब डायरेक्शन चेंज होने पर इसका मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है, मतलब डायरेक्शन मैटर कर रही है। या अगर हम इधर 4 ले लें और इधर बताओ कितना 7, तो बताओ यहां पे कितना आ जाएगा, 11 एम्पियर आ जाएगा, कितना आ जाएगा बेटा 11 एम्पियर। इसका मतलब डायरेक्शन मैटर कर रही है। और अगर बेटा इसमें डायरेक्शन मैटर करे और रूल्स कौन से फॉलो हो बेटा, ऑर्डिनरी अलजेब्रा के रूल्स ऑफ ऑर्डिनरी अलजेब्रा फॉलो हो, तो पक्का है कि कौन सी क्वांटिटी होती बेटा, टेंसर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी, टेंसर क्वांटिटी, जो आपके सिलेबस में नहीं है। तो अगर आपके सिलेबस में कभी भी इलेक्ट्रिक करंट, स्केलर और वेक्टर बोला जाए तो आप क्या बोलेंगे, स्केलर वेक्टर में स्केलर क्वांटिटी, और स्केलर वेक्टर टेंसर बोला जाए तो इट इज आपका शॉर्ट है, ये कौन सी क्वांटिटी होती है बेटा, टेंसर क्वांटिटी होती है। तो टेंसर का मतलब क्या होगा, यहां पर मैग्नीट्यूड होता है बेटा, ठीक है ना, मैग्नीट्यूड होता है और रूल्स ऑफ ऑर्डिनरी अलजेब्रा फॉलो होते हैं, लेकिन डायरेक्शन मैटर करती है। डायरेक्शन अपना से मैटर, डायरेक्शन चेंज होने पर सारी वैल्यू अपना से क्या हो जाएगी, इधर उधर अपना से सारी वैल्यू क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी। तो ये अपना से कौन सी क्वांटिटी, टेंसर क्वांटिटी। लेकिन आपके सिलेबस में कौन सी क्वांटिटी बोलेंगे, स्केलर क्वांटिटी, ये ध्यान रखिएगा। जैसे एक और होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, I = होता है सिग्मा m² के इक्विवेलेंट होता है, या इंटीग्रेशन r² × dm होता है। तो वो भी कौन सी क्वांटिटी होती है, वो भी कौन सी क्वांटिटी होती है, टेंसर क्वांटिटी होती है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। उसका डायरेक्शन फिक्स नहीं होता है, एक्सेस होता है, डायरेक्शन होता है, लेकिन फिक्स नहीं होता है। जैसे होता है प्रेशर, किसी भी गैस सिस्टम के अंदर, ध्यान से सुनो, जैसे मान लो कोई भी आपका से कंटेनर ले लिया और फिक्स दे दिया आपका से पिस्टन, एक मोबाइल पिस्टन, और इसके अंदर गैस भर दी। तो आप बताओ अगर बहुत सारी गैसेस आपका से भरी हुई है तो गैस का जो प्रेशर होता है, तो प्रेशर बताओ इन ऑल डायरेक्शन। लेकिन अगर बहुत सारी गैसेस हैं तो इनका प्रेशर के लिए कौन सा रूल फॉलो करेंगे, रूल्स ऑफ ऑर्डिनरी अलजेब्रा। टोटल प्रेशर, बहुत सारी गैसेस है तो टोटल प्रेशर क्या करेंगे, सभी को अलजेब्रिक सम करते हैं बेटा, P = P total, P1 + P2 + P3 करते हैं ना। तो वहां पर रूल्स ऑफ ऑर्डिनरी अलजेब्रा और डायरेक्शन भी मैटर करती है, मैग्नीट्यूड तो होता ही होता है। तो पक्का है वो स्केलर नहीं होगी, वो कौन सी क्वांटिटी होगी बेटा, टेंसर क्वांटिटी होगी। तो प्रेशर कौन सी क्वांटिटी, टेंसर क्वांटिटी। आपके सिलेबस में स्केलर वेक्टर में कौन सा, स्केलर बोलेंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताइए कौन सी क्वांटिटी, टेंसर क्वांटिटी। आपके सिलेबस में क्या बोलेंगे, स्केलर क्वांटिटी। इट फॉलोज द रूल्स ऑफ ऑर्डिनरी अलजेब्रा। इलेक्ट्रिक करंट की बात करें, बताइए इट फॉलोज द रूल्स ऑफ ऑर्डिनरी अलजेब्रा। मतलब स्केलर वेक्टर में कौन सी क्वांटिटी, स्केलर, और स्केलर वेक्टर टेंसर में कौन सी क्वांटिटी, टेंसर क्वांटिटी। ये आपको और आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अभी बताइए, ये हमने तीन चीजें आपको बताई। फर्स्ट हमने फिजिकल क्वांटिटी के बारे में आपको डिस्कस किया कि दोज क्वांटिटी विच कैन बी डिस्क्राइब द लॉ ऑफ फिजिक्स, विच कैन बी डिस्क्राइब द लॉ ऑफ फिजिक्स एंड विच कैन बी मेजरेबल, जो मेजरमेंट किया जा सके। और हमने बताया ऑल द फिजिकल क्वांटिटी कैन बी डिवाइडेड इन 3 टाइप्स। फर्स्ट कौन सी बेटा, स्केलर, सेकंड कौन सी, वेक्टर, और थर्ड बताइए कौन सा, टेंसर क्वांटिटी। स्केलर का मतलब हमने क्या बताया, जिसमें केवल क्या डिफाइंड हो बेटा, मैग्नीट्यूड डिफाइंड हो, इसमें डायरेक्शन स्पेसिफाइड नहीं हो, और शॉर्ट टेस्टिंग करने के लिए कि वेदर द फिजिकल क्वांटिटी इज स्केलर और नॉट, इट फॉलोज द रूल्स ऑफ ऑर्डिनरी अलजेब्रा। तो श्योर हो जाएंगे कि कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। सेकेंड कौन सा बताया बेटा, वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर मींस क्या होता है बेटा, बोलो, जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी स्पेसिफाइड हो। इट इज दैट फिजिकल क्वांटिटी इन विच मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ डिफाइंड, एंड फॉर श्योर टेस्टिंग वेदर द फिजिकल क्वांटिटी इज वेक्टर और नॉट, एक थर्ड कंडीशन एक फॉलो होना चाहिए, इट फॉलोज द रूल्स ऑफ वेक्टर अलजेब्रा। तो हम श्योर हो जाएंगे कि भाई कौन सी क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। कुछ एग्जांपल्स में हमने लिए, डिस्प्लेसमेंट की बात हमने किया, वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, फोर्स हो गया, लीनियर मोमेंटम हो गया, एंगुलर वेलोसिटी हो गया, टॉर्क हो गया, एंगुलर मोमेंटम हो गया, इंपल्स हो गया। ये सारी की सारी क्वांटिटी कौन सी क्वांटिटी बेटा, वेक्टर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक करंट के बारे में हमने एक्सप्लेन कर ही दिया आपको। इलेक्ट्रिक करंट बताइए कौन सी क्वांटिटी बेटा, स्केलर वेक्टर में कौन सी क्वांटिटी, स्केलर, और स्केलर वेक्टर टेंसर में कौन सी क्वांटिटी, टेंसर क्वांटिटी है। क्यों टेंसर क्वांटिटी, वो हमने आपको डिटेल में आपको डिस्कस कर लिया। तो आपको अब एक चीज और देखिए, बहुत सारी क्वांटिटी ऐसी भी होती है
जो क्वांटिटी केवल नंबर से ही डिफाइंड होती है, केवल नंबर होता है, उसमें यूनिट नहीं होता है। जैसे एक थर्ड, चलिए हम एक और बात करें, दैट इज अपना से रेशियो। ध्यान सुनना, रेशियो। अगर कोई दो सेम फिजिकल क्वांटिटी का रेशियो है तो वो क्या होता है, यूनिटलेस। और ऐसी स्थिति में केवल हमारा मैग्नीट्यूड से ही काम चल जाता है। जैसे हम क्या रिलेटिव डेंसिटी की बात करें या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ध्यान सुनना, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपके पास होता है बेटा, आपके पास से बताओ कितना, 1/2। अगर 1 से 2 में जा रहे हैं, दिस इज द v1 अपॉन आपके पास से v2। ये दो वेलोसिटी का रेशियो होता है, ये तो यूनिटलेस है, तो इसमें केवल नंबर की रिक्वायरमेंट होती है, मतलब रेशियो। दो सेम फिजिकल क्वांटिटी का रेशियो जो होता है वो यूनिटलेस होता है, डायमेंशनलेस होता है, इसका कोई यूनिट नहीं होता है, इसका कोई यूनिट नहीं होता है। किसको छोड़ के, एंगल को छोड़ के। एंगल में ऐसा नहीं होता है बेटा, प्लेन एंगल में ऐसा नहीं होता, सॉलिड एंगल में इसमें ऐसा नहीं होता है। एंगल को छोड़ के बाकी होल फिजिक्स में कोई भी दो सेम फिजिकल क्वांटिटी का रेशियो यूनिटलेस और डायमेंशनलेस होता है, तो केवल क्या स्पेसिफाइड होता है, नंबर स्पेसिफाइड होता है। जैसे मैं ये कहूं कि वाटर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, किसका बेटा, एयर या एयर और वैक्यूम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो बताओ, मी की वैल्यू कितनी, 1 है। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपना 3/2 है, दैट इज अपना से 1.5 है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में केवल नंबर की रिक्वायरमेंट होती है, यूनिट की बात नहीं होती है। या चलिए हम कहें रिलेटिव डेंसिटी की बात करें, तो आपने पढ़ा होगा फ्लूइड मैकेनिक्स में कि रिलेटिव डेंसिटी अपना से बताओ, डेंसिटी ऑफ सबस्टेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ लिक्विड। तो वहां पर भी डेंसिटी ऑफ सबस्टेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ लिक्विड दो सेम क्वांटिटी का रेशियो है, मतलब यूनिटलेस, मतलब हमें केवल नंबर से काम चलेगा। या मैं कहूं स्ट्रेन, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, डेल्टा एल अपॉन एल, तो हमें किससे काम चलेगा, एक नंबर से काम चल जाएगा। तो इट इज कॉल्ड अपना से रेशियो। ठीक है, ये कुछ ही क्वांटिटी है, बाकी आपको समझ में आ गया होगा कि स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है और टेंसर क्वांटिटी क्या होती है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट आगे। चलिए बेटा, अब उसकी बात करते हैं कि किसी भी वेक्टर का इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो याद रखो, किसी भी वेक्टर का, जैसे हम कहें, ध्यान से सुनना, आप चाहे तो हेडिंग डाल सकते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर, जैसे मैं कहूं कि पार्टिकल गोज 5 मीटर अपना ईस्ट, या मैं कहूं कि 10 मीटर अपना ईस्ट। अब आप बताइए 10 क्या होगा, नंबर, मीटर क्या होगा, यूनिट, और ये क्या होगा, डायरेक्शन, मतलब आपका से डिस्प्लेसमेंट है। मतलब एक फिजिकल क्वांटिटी के साथ साथ इसका डायरेक्शन भी स्पेसिफाइड है कि भैया 10 मीटर किसी बंदे को चलना है, किस डायरेक्शन में बेटा, ईस्ट डायरेक्शन में जाना है। मतलब एक कंप्लीट स्टेटमेंट है, ए पार्टिकल गोज या पर्सन गोज 10 मीटर इन ईस्ट डायरेक्शन। मतलब ये कि जो यहां से मैं यहां से, जैसे मैं यहां से गया ईस्ट में, इस तरीके से गया, तो ये जो लाइन सेगमेंट है, दिस लाइन सेगमेंट इंडिकेट द मैग्नीट्यूड। और यहां पर ये जो एरो है, ये क्या इंडिकेट कर रहा है बेटा, बोलो, डायरेक्शन को आपको इंडिकेट कर रहा है। ये क्या इंडिकेट कर रहा है, डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है। तो इसका सिंबल एक्चुअली ऐसे बनाया गया है। मैंने क्या कहा कि यहां से स्टार्टिंग पॉइंट, इसको हम बोलेंगे ऑरिजिन, स्टार्टिंग पॉइंट बोलेंगे, या इसको हम टेल बोलेंगे, एक ही बात है। तो अगर एक पार्टिकल 10 मीटर आपका ईस्ट में गया, तो ये जो लाइन सेगमेंट है वो क्या इंडिकेट कर रहा है बेटा, मैग्नीट्यूड। एक्चुअली लाइन सेगमेंट इज प्रोपोर्शनल टू आपका से, बताओ क्या होता है, मैग्नीट्यूड। अब ऐसा तो हो ना कि अगर ये 10 मीटर है तो हम 10 मीटर लेंथ का मैग्नीट्यूड आपका से बनाएंगे। अगर मैं इसको लेट अस सपोज, अगर मैं कहें कि 10 मीटर, मतलब आपका जो 10 मीटर है, इसको हमने इक्विवेलेंट आपका से कर लिया, दैट इज आपका से 1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, जो भी, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा नहीं कि 10 मीटर है तो इसका मैग्नीट्यूड 10 मीटर बनाएंगे, हमने ले लिया कि 10 मीटर अप्रोक्सीमेटली कितना, 1 सेंटीमीटर। फिर हम कहेंगे दूसरा बंदा 20 मीटर इसमें क्या है, तो उसका मतलब ये 1 सेंटीमीटर है, तो दूसरा कितना, 2 सेंटीमीटर, हम डबल बना देंगे उसका। तो ये मैग्नीट्यूड डबल वाला क्या हो गया, थोड़ा सा बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया, इस तरीके से बात करेंगे। तो अभी सिर्फ इतना याद रखिए
कि इसका ग्राफिकल जो रिप्रेजेंटेशन है एक एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? एक एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज आपका एरो। तो ये पॉइंट कौन सा पॉइंट हो गया? इनिशियल पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट, दैट इज आपका से टेल। इसको हम टेल बोलेंगे। और ये पॉइंट आपका से बताओ क्या हो गया? हेड हो गया। क्या हो गया बेटा? हेड। दिस इज आपका हेड। तो इसको हम इनिशियल पॉइंट कहें, ओरिजिनेटिंग पॉइंट कहें, टेल कहें, एक ही बात है। इसको हम देखिए टर्मिनल पॉइंट कहें या टिप पॉइंट कहें या इसको फाइनल पॉइंट कहें या इसको हेड कहें, एक ही बात है। जनरली हम टेल और हेड बोलेंगे। दिस इज आपका से टेल। और ये क्या हो गया बेटा? हेड हो गया। ये क्या हो गया? किसी भी वेक्टर का ग्राफिकल नोटेशन हो गया, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया। फॉर एग्जाम्पल, अब आप जरा ध्यान सुनना। जैसे मैं ये कहूं कि एक पार्टिकल इस तरीके से, एक कोई वेक्टर ऐसे है, ये पॉइंट आपका से P और ये पॉइंट आपका से Q है, ठीक है ना? तो इसको हम बोलेंगे आपका से दिस इज आपका से वेक्टर आपका से PQ। क्या बोलेंगे? वेक्टर आपका से PQ। दिस इज आपका से PQ वेक्टर। और इसकी डायरेक्शन बताओ किधर से किधर की तरफ होगी? इनिशियल टू फाइनल। इट्स डायरेक्शन ऑलवेज फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। दिस इज आपका से PQ वेक्टर हो गया। या अगर मैं ऐसे कहूं कि किसी कोई आपका से देखिए इधर, ये कोई वेक्टर हमने ड्रॉ किया, दिस इज आपका और थोड़ा सा सिंबल थोड़ा छोटा कर दिया, दिस इज आपका से वेक्टर ए। इसको हम क्या बोलेंगे? दिस इज वेक्टर ए। या हम इसको ऐसे बोलेंगे, दिस इज आपका से वेक्टर ए, और छोटा कर दिए। तो वेक्टर ए थोड़ा सा लिखने में देखिए बड़ा आ रहा है, वेक्टर ए। तो हम यहां पर ए बनाया और इसके ऊपर ये सिंबल बना दिया, दिस इज आपका से वेक्टर ए। अब बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं कि कभी कभी, अच्छा सर वेक्टर ए इधर है तो आपने ए इधर बनाया। अगर वेक्टर ए इधर की तरफ होता, वेक्टर ए इधर की तरफ होगा तो भैया ऐसा नहीं करना है। वेक्टर ए इधर की तरफ आपका होता तो ऐसा नहीं करना है कि वेक्टर ए ऐसे बना दिया, नहीं, ऐसा नहीं। वेक्टर ए मतलब आपका से रिप्रेजेंटेशन, वेक्टर ए इज दिस, पॉइंट क्लियर है? तो ये इसका क्या हो गया बेटा? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया। एक छोटी सी बात और समझिए कि कभी कभी क्या होता है कि जैसे अगर कहें फॉर एग्जांपल, जैसे कभी कहा जाए एक चीज और, किसी भी वेक्टर को पहले, ये तो इसके सिंबल्स हो गए, तो किसी भी वेक्टर को जो सिंबल है वो हमने अभी क्या बताया कि जैसे कोई वेक्टर आपका से है, दिस इज आपका से वेक्टर ए। तो अगर हमने सिर्फ कोई फिजिकल क्वांटिटी ए लिखी, सिर्फ ए लिखा और इसके ऊपर कोई सिंबल नहीं बनाया, तो मान लिया कौन सी क्वांटिटी है बेटा? स्केलर क्वांटिटी। जनरली ऑल द फिजिकल क्वांटिटी, आपका जितने भी फिजिकल क्वांटिटी है उनको जनरली कैपिटल लेटर में इंडिकेट करते हैं। जनरली, ऐसा कोई रूल्स नहीं है, जनरली इसमें कैपिटल लेटर से इंडिकेट करते हैं। तो बताओ दिस इज आपका से फिजिकल क्वांटिटी कोई ये है। अगर इसके ऊपर सिंबल नहीं बनाया तो कौन सी क्वांटिटी होगी बेटा? स्केलर। ये बताइए कौन सी क्वांटिटी होगी? स्केलर। ये तो बेटा स्केलर क्वांटिटी आपका होगी। लेकिन अगर कहा जाए कि दिस इज आपका से वेक्टर ए, अब बताइए कौन सी क्वांटिटी होगी? सिंबल बना दिया मतलब वेक्टर क्वांटिटी आपका होगी। अगर कभी कहा जाए कि ये वेक्टर ए है और इसमें बेटा मॉड लगा दिया जाए, क्या लगा दिया जाए? मॉड। मॉड मतलब मॉडुलस। मॉडुलस मतलब रिलेटेड टू मैग्नीट्यूड। मॉड के अंदर जो भी लिखा है वो हमेशा कैसा होगा? पॉजिटिव। मॉड मतलब मैग्नीट्यूड। तो अगर मॉड के अंदर कुछ भी लिखा है, स्केलर, वेक्टर, पॉजिटिव, नेगेटिव, कुछ भी लिखा है, वो हमेशा क्या होगा? मैग्नीट्यूड बन जाता है। जैसे आपसे कहा जाए मॉडुलस ऑफ ए, तो बताओ कितना होगा बेटा? ये मतलब ये स्केलर क्वांटिटी बन जाएगी। तो ये कौन सी क्वांटिटी? स्केलर। ये कौन सी? वेक्टर। और मॉड लगा दिया तो कौन सी क्वांटिटी होगी? स्केलर क्वांटिटी हो गई। और मैग्नीट्यूड, मॉड मतलब मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है, हमेशा कैसा होगा बेटा? पॉजिटिव। मतलब कौन सी क्वांटिटी होगी? स्केलर क्वांटिटी होगी। तो मॉडुलस ऑफ ए इक्वल टू कितना? ए। अगर कभी कहा जाए बेटा कि मॉडुलस ऑफ माइनस वेक्टर ए, तो अल्टीमेट बताओ ये भी कौन सी क्वांटिटी होगी? स्केलर। दैट इज अपना से ये ए हो गया। मतलब मॉड के अंदर कुछ भी लिखा है, प्लस माइनस स्केलर वेक्टर कुछ भी लिखा है, मतलब वो क्या बन जाता है? स्केलर क्वांटिटी आपके पास बन जाता है। ठीक है ना? अब जरा ध्यान सुनना। अब आप लोग एक बार मुझे बताएं, आंसर दे प्लीज। जैसे हमने कोई फिजिकल क्वांटिटी ए लिखा है, बताइए कौन सी क्वांटिटी होगी बेटा? जल्दी से बोलिए कौन सी क्वांटिटी होगी? स्केलर। कौन सी क्वांटिटी? स्केलर। बिल्कुल सही बात है। अगर हमने सिंबल बना दिया, अब बताइए कौन सी क्वांटिटी होगी? वेक्टर क्वांटिटी हो गई। कौन सी? वेक्टर क्वांटिटी हो गई। बिल्कुल सही। अब मैंने यहां से ये बना दिया, कौन सी क्वांटिटी होगी? स्केलर क्वांटिटी हो गई। ये तो हमने डिस्कस कर दिया, बिल्कुल सही बात है, ये हमने समझा लिया। लेकिन अब हम फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी ए लिखा हुआ है
मतलब कौन सी क्वांटिटी? स्केलर। कौन सी क्वांटिटी? स्केलर। उसके बाद अगर हमने इसमें माइनस लिख दिया बेटा, माइनस ए, अब बताइए कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है? जल्दी से बोलिए, अब बोलो ये कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है? माइनस ए। ये कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, इसका होल फिजिक्स में इसका कोई यूज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैग्नीट्यूड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, मैग्नीट्यूड ऑलवेज टेकन टू पॉजिटिव। मतलब ये आपके पास पॉसिबल नहीं है, इस फिजिकल क्वांटिटी का यहां पर हमारे फिजिक्स में कोई रोल नहीं है। पॉइंट समझ में आ गया? ठीक है। अब चलिए, जैसे कहें किसी बॉडी का मास -5 kg, पॉसिबल है? नहीं। ऐसे यहां पर तो मैग्नीट्यूड कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है, मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज टेकन टू पॉजिटिव। तो इसका होल फिजिक्स में इस टाइप की कोई क्वांटिटी हमें देखने को नहीं मिलने वाली। चलिए मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। ये छोटी छोटी बातें, बेसिक बातें जनरली बच्चों से गलत हो जाती हैं, तो ध्यान से देखना। अगर आपसे कहा जाए कोई वेक्टर ए, कोई फिजिकल क्वांटिटी ए, बताइए कौन सी क्वांटिटी बेटा? स्केलर। अगर हमने यहां पर माइनस लगा दिया, अब बताइए कौन सी क्वांटिटी? अब ये कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। अब उसके बाद हमने वेक्टर लगा दिया, तो बताइए कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर हो गया, ये नेगेटिव वेक्टर हो गया। नेगेटिव यानी कि ये अगर वेक्टर के साथ माइनस लिखा हुआ है, तो माइनस देखिए मैग्नीट्यूड में तो नहीं हो सकता है, तो माइनस क्या इंडिकेट करता है बेटा? डायरेक्शन इंडिकेट करेगा। माइनस क्या इंडिकेट करेगा? डायरेक्शन इंडिकेट करेगा। फॉर एग्जांपल अगर ये कोई वेक्टर ए है, इसकी डायरेक्शन दिखेगा। अगर हम यहां से इस तरीके से ऐसा बना दिया, तो अब बताओ ये क्या? मैग्नीट्यूड तो नहीं है, केवल डायरेक्शन को चेंज कर दिया। तो हम यहां से क्या कहेंगे? दिस इज माइनस ए। ये वेक्टर का सिंबल ऐसे ही बनाएंगे, ऐसा नहीं कर देना कि वेक्टर ए मतलब इधर है, ऐसा ये नहीं है, ये तो गलत। माइनस हो गया, मतलब माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है? डायरेक्शन। ये देखिए अगर पॉजिटिव है तो ये कैसा होगा बेटा? नेगेटिव होगा। तो दिस इज आपका से माइनस वेक्टर है। उसी तरीके से अभी हमने कहा कि माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है? डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा। फिर उसके बाद हमने मॉड लगा दिया। अब बताइए कौन सी क्वांटिटी होगी? स्केलर। अब कौन सी क्वांटिटी होगी? स्केलर। तो मेरे ख्याल से ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी कि किसी भी वेक्टर का जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है उसको एक एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। इन एरो लाइन सेगमेंट, हियर line segment indicate magnitude and arrow of mass head of mass indicate direction। ये क्या इंडिकेट करता है? डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। ये क्या इंडिकेट करेगा बेटा? ये बताओ क्या इंडिकेट करेगा? मैग्नीट्यूड ऑफ मास इंडिकेट करेगा, मैग्नीट्यूड इंडिकेट करेगा। और ये बताइए ऑफ मास क्या इंडिकेट करेगा बेटा? डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा। तो इस तरीके से एक एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें लाइन सेगमेंट जो है एक मैग्नीट्यूड आपका शो करता है, और जो एरो है वो क्या शो करता है बेटा? डायरेक्शन को शो करता है। क्या शो करता है? डायरेक्शन को शो करता है। पॉइंट क्लियर है? चलिए अब आगे बताइए। अब उसके बाद हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? टाइप्स ऑफ वेक्टर की बात करते हैं। अब जरा एक चीज और समझिए, पर डॉट अक्रॉस की थोड़ी सी बात अभी यहां पर डिस्कस कर लूं। कभी कभी आपने देखा होगा कि जैसे होता है मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसी जा रही है, सुनना, ऐसी जा रही है इधर अंदर की तरफ, इस बोर्ड के इनसाइड जा रही है, और वो वेक्टर क्वांटिटी। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देखिए ऐसे जा रही है अंदर, तो ये क्या हो गया बेटा? हेड। और ये क्या हो गया? टेल हो गया। तो अगर आप इधर की तरफ ऑब्जर्वर इधर खड़ा हुआ है, तो हमें बताइए क्या दिखेगा? क्रॉस दिखेगा, या क्रॉस दिखेगा या डॉट दिखेगा? क्या दिखेगा बेटा? क्रॉस दिखेगा। ये देखिए क्रॉस दिखेगा। जैसे एरो होता है ना, एरो, तो एरो कैसा होता है? आगे तो आपके पास बताओ ये किस पॉइंट होता है? देखो ध्यान से, ये कौन सा पॉइंट होता है? ये बताओ। एरो की पोजीशन कुछ इस तरीके से होती है बेटा, दिस एरो की पोजीशन कुछ इस तरीके से होती है। तो अगर बंदा इधर की तरफ खड़ा हुआ है, तो उसको क्या दिखेगा? ये डॉट टाइप का दिखेगा, कुछ आते हुए डॉट टाइप का दिखेगा। तो अगर इधर खड़ा हुआ है तो क्या दिखेगा? डॉट। और अगर कोई बंदा इधर खड़ा हुआ है, तो इधर दिखेगा आपका सी क्रॉस टाइप का दिखेगा। क्या दिखेगा? क्रॉस। तो इधर खड़ा हुआ तो क्या दिखेगा? क्रॉस। और इधर खड़ा हुआ तो क्या दिखेगा? डॉट दिखेगा। अगर मान लीजिए कोई वेक्टर है, अगर इधर से इधर की तरफ जा रहा है और आप उस साइड खड़े हुए हैं, तो आपको जल्दी से बताइए, अगर कोई वेक्टर ऐसे जा रहा है तो आपको बताओ क्या दिखेगा? ये हेड दिखेगा, क्रॉस दिखेगा? क्रॉस दिखेगा। आप इस साइड खड़े हुए तो क्या दिखेगा बेटा? क्रॉस। मतलब अगर कभी कोई फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर जा रही है, तो क्या होगा? कौन सी फील्ड होगी? क्रॉस फील्ड होगी या डॉट फील्ड होगी? क्रॉस फील्ड होगी। अब देखिए अगर कोई वेक्टर अंदर से उधर से बोर्ड से निकल के इधर आ रहा है, ऐसे आ रहा है, विजुलाइज करिए, इस तरीके से आ रहा है। अगर कोई वेक्टर ऐसे आ रहा है और आप इधर के सामने खड़े हुए, बोर्ड के बिल्कुल सामने खड़े हुए, तो आपको क्या दिखेगा? डॉट या क्रॉस?
डॉट दिखेगा। तो डॉट का मतलब क्या होता है बेटा, आगे बताएंगे सिंबल से। डॉट का मतलब क्या होता है, प्लेन के परपेंडिकुलर आउटवर्ड, और क्रॉस का मतलब बताओ क्या होता है, प्लेन के परपेंडिकुलर इनसाइड। मतलब अगर कोई वेक्टर ऐसे जा रहा है तो हमें ये वाला तो नहीं दिखेगा, हम इधर खड़े होंगे तो बताओ क्या दिखेगा, क्रॉस दिखेगा। और अगर कोई बंदा दीवार के उस साइड खड़ा हुआ है तो उसको क्या क्या दिखेगा, डॉट दिखेगा। तो बताइए, हम आगे चल के बताएंगे कि फिजिक्स में जो भी काम करते हैं वो विद रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर काम करते हैं, ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में काम करते हैं। तो अगर कोई वेक्टर अंदर की तरफ जा रहा है तो बताइए क्या दिखेगा, क्रॉस। और वेक्टर ऐसे आ रहा है तो आपको क्या दिखेगा, डॉट दिखेगा। तो डॉट मीन्स क्या होगा, प्लेन के परपेंडिकुलर आउटवर्ड, और क्रॉस मीन्स क्या होता है, प्लेन के परपेंडिकुलर इनवर्ड विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में। जैसे एक और बात बताएं कि एक होता है एरिया। एरिया बेटा कौन सी क्वांटिटी होती है, बोलो एरिया बताइए कौन सी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। वॉल्यूम कौन सी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। डिस्प्लेसमेंट कौन सी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। डिस्टेंस कौन सी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। स्पीड कौन सी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। वेलोसिटी कौन सी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। अगर मैं एरिया की बात करूं तो एरिया जो होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और इसकी डायरेक्शन हमेशा प्लेन के परपेंडिकुलर आउटवर्ड होती है विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास एक हॉल है, इमेजिन करिए जिस रूम में, घर में जिस रूम में आप बैठे हुए हैं, तो ऑब्जर्वर जैसे मैं यहां पर इधर खड़ा हूं और ये दीवार है, सुनना ये कोई दीवार है, तो हमारे रिस्पेक्ट में इसका डायरेक्शन बताओ, एरिया का डायरेक्शन किधर होगा, प्लेन के परपेंडिकुलर आउटवर्ड होगा। किधर होगा बेटा, प्लेन के परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन होगी। इसकी बताइए डायरेक्शन किधर होगी, प्लेन के परपेंडिकुलर आउटवर्ड। इसकी डायरेक्शन बताओ किधर होगी, ऊपर की तरफ। इसकी किधर होगी, नीचे की तरफ। इस दीवार की किधर होगी, इस साइड। और इस दीवार की बताओ किधर होगी, बाहर की तरफ होगी। जैसे मान लो कि अगर मैं यहां से कहें ये कोई क्रॉस सेक्शन एरिया है, आप इधर की तरफ खड़े हो तो इसका एरिया की डायरेक्शन हमेशा प्लेन के परपेंडिकुलर आउटवर्ड होगा। किधर होगा बेटा, प्लेन के परपेंडिकुलर आउटवर्ड होगा। इसको आगे एक्सप्लेन करेंगे। वॉल्यूम कौन सी क्वांटिटी होगी, स्केलर। एरिया कौन सी क्वांटिटी, जल्दी से बोलिए, एरिया कौन सी क्वांटिटी, वेक्टर। और इसकी डायरेक्शन हमेशा किधर होगी, परपेंडिकुलर टू प्लेन आउटवर्ड डायरेक्शन होगी। परपेंडिकुलर टू प्लेन आउटवर्ड डायरेक्शन होगी। ठीक है, इतना पॉइंट समझ में आ गया। ओके, अब उसके बाद चलिए मैं बात कर लेता हूं, टाइप्स ऑफ वेक्टर की बात करता हूं। ठीक है, चलिए उसके बाद चलिए मैं बात कर लेता हूं टाइप्स ऑफ वेक्टर की। टाइप्स ऑफ वेक्टर में जो बेसिक्स हैं उनकी चलिए हम पहले आज बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इक्वल वेक्टर की बात करते हैं। किसकी बेटा, इक्वल वेक्टर की बात करते हैं, समझना। सबसे पहले चलिए बात करता हूं इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर, ठीक है ना, इक्वल वेक्टर। अब आप बताइए कि वेक्टर जो है, वेक्टर के आगे क्या है, समझ कर रहा है, जैसे हम समझा रहे हैं उसी तरीके से दिमाग में बिठाना बातें। कोई भी वेक्टर इक्वल कब होगा, तो इस वेक्टर में कोई भी वेक्टर जो होता है वो दो चीजों से मिलकर के बनता है। किससे किससे बेटा बोलो, फर्स्ट किससे, मैग्नीट्यूड, एक तो मैग्नीट्यूड, और दूसरा किससे बेटा, डायरेक्शन से। दूसरा किससे, डायरेक्शन से। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो वेक्टर है इक्वल कब होंगे, कोई भी दो वेक्टर आपस में इक्वल कब होंगे, जब इस वेक्टर में ये दोनों चीजें सेम होनी चाहिए, तभी तो वेक्टर आपस में इक्वल होंगे। तो वेक्टर में दो चीजें हैं, बताओ क्या बेटा, मैग्नीट्यूड और दूसरा क्या है, डायरेक्शन। तो कोई भी दो वेक्टर इक्वल कब होंगे, जब इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, मतलब सेम होना चाहिए, और डायरेक्शन भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तभी तो ये वेक्टर आपस में इक्वल वेक्टर होंगे। मतलब मैं यहां पर कह सकता हूं टू वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल वेक्टर व्हेन मैग्नीट्यूड क्या है, सेम, डायरेक्शन भी सेम, और सेम फिजिकल क्वांटिटी भी होना चाहिए, तभी हम कहेंगे कि आपस में वेक्टर आपस में कैसे इक्वल वेक्टर है। एक बार फिर से समझिए, लेट अस सपोज हमने कहा कि ये कोई वेक्टर आपस ए है, देखो ये लाइन सेगमेंट ये है, कोई दूसरा वेक्टर हमने ले लिया दैट इज बी। अब आप बताओ कि दोनों के लाइन सेगमेंट देखिए इक्वल है, मतलब मैग्नीट्यूड सेम और डायरेक्शन भी सेम। देखो ये भी इसमें, ये भी अपना सेम डायरेक्शन में, तो और सेम फिजिकल क्वांटिटी है, तो हम कहेंगे these two vectors are said to be equal vector। एक बार फिर से बताइए, समझ में आ गया ना, इक्वल वेक्टर मतलब
जिसके मैग्नीट्यूड क्या हो सेम, डायरेक्शन भी क्या हो सेम, और सेम फिजिकल क्वांटिटी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन भी सेम है, लेकिन फिजिकल क्वांटिटी अलग अलग है। अरे भाई कोई वेक्टर, कोई फिजिकल क्वांटिटी अपने दूसरे फिजिकल क्वांटिटी, सेम फिजिकल क्वांटिटी से ही तो इक्वल होगा। ऐसा थोड़ा ना कि स्केलर वेक्टर के इक्विवेलेंट हो गया है, वेक्टर स्केलर स्केलर के इक्विवेलेंट होगा, वेक्टर वेक्टर के इक्विवेलेंट होगा, स्केलर वेक्टर के इक्विवेलेंट कभी थोड़ा ना होगा। मतलब सेम फिजिकल क्वांटिटी होना चाहिए। मतलब हम यहां से कह सकते हैं कि वेक्टर ए इक्वल टू अपना से बताओ कितना बेटा, वेक्टर बी। ये हमारा कंप्लीट स्टेटमेंट हो गया, वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर बी। मैग्नीट्यूड देखिए, लाइन सेगमेंट दोनों का क्या है सेम, और डायरेक्शन भी क्या है बेटा सेम। तो ऐसी दोनों फिजिकल क्वांटिटी ये आपस में क्या कहलाएंगे, इक्वल वेक्टर कहलाएंगे। मतलब वेक्टर ए इक्वल टू कितना, वेक्टर बी, वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर बी। अगर मैं इसी में ये कहता कि मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू मॉडुलस ऑफ अपना से वेक्टर बी, ऐसा क्या बताओ, ये सही लिखा गलत लिखा, जल्दी से बोलिए। सही तो लिखा है, लेकिन कंप्लीट नहीं लिखा है। क्या नहीं लिखा है इसमें, डायरेक्शन। देखो सिर्फ केवल मैग्नीट्यूड की बात हो रही, वेक्टर ए का मॉड मैग्नीट्यूड मतलब सिर्फ ए इक्वल टू बी लिखा हुआ है, ए इक्वल टू बी, ए इक्वल टू अपना से बी। बिल्कुल सही बात है, स्टेटमेंट सही है, लेकिन ये करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है। मतलब यहां पर क्या नहीं बता रहा है, डायरेक्शन नहीं बता रहा है। समझ रहे हो ना, क्या नहीं बता रहा है बेटा, डायरेक्शन नहीं बता रहा है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल कंप्लीट है, मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन भी सेम, तो दैट इज कॉल्ड अपना से इक्वल वेक्टर। या हम इसको कह सकते हैं लाइक वेक्टर। लाइक मतलब डायरेक्शन सेम है, मैग्नीट्यूड भी सेम है, मतलब इक्वल वेक्टर। उसके बाद सेकेंड जगह देखते हैं अपोजिट वेक्टर। सेकेंड बात करते हैं बेटा अपोजिट वेक्टर। अब फिर से समझना, अपोजिट वेक्टर, ये जो वेक्टर है, ये फिर से मैं उसी तरीके से एक्सप्लेन कर रहा हूं। ये वेक्टर दो चीजों से मिलकर के बनता है, एक तो क्या है बेटा मैग्नीट्यूड, और एक बताओ क्या है डायरेक्शन। अब एक बात बताओ, एक ऐसा दो ऐसे वेक्टर जिसके मैग्नीट्यूड तो सेम हो लेकिन डायरेक्शन अपोजिट हो, ऐसे दोनों वेक्टर आपस में क्या कहलाएंगे, अपोजिट वेक्टर कहलाएंगे। लेट अस सपोज, जैसे एक वेक्टर हमने यहां पर ले लिया, दैट इज अपना से वेक्टर ए, और दूसरा वेक्टर हमने ले लिया ये। अब बताइए दोनों के मैग्नीट्यूड क्या है बेटा, सेम। दोनों के मैग्नीट्यूड अपना से क्या हो गए, दूसरा वेक्टर हमने ये ले लिया, लेकिन इसकी डायरेक्शन ये है, इसकी डायरेक्शन ये है, तो इसकी डायरेक्शन ये, लेकिन मैग्नीट्यूड तो सेम है। तो डायरेक्शन मींस क्या इंडिकेट करेगा, माइनस। तो इसको हम क्या कहेंगे, माइनस वेक्टर बी। तो अब बताओ ये दोनों वेक्टर आपस में कैसे हो गए, अपोजिट वेक्टर हो गए। मतलब मैग्नीट्यूड क्या है सेम, और डायरेक्शन बेटा कैसे रिवर्स हो गई, अपोजिट हो गई, 180 डिग्री पर रिवर्स हो गई। तो ऐसे दोनों वेक्टर आपस में क्या कहलाएंगे, अपोजिट वेक्टर। अब मैं यहां पे कहूं कि वेक्टर ए इक्वल टू बताओ कितना, माइनस वेक्टर बी। अब यहां पर माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है, डायरेक्शन। माइनस कभी भी मैग्नीट्यूड में कभी नहीं आएगा, यहां पर माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है, डायरेक्शन इंडिकेट कर रहा है। अगर ये प्लस है इधर, तो ये क्या हो गया माइनस, बाकी देखिए मैग्नीट्यूड सेम। अगर मैं इसी में ये लिखूं कि यहां पर इस स्टेटमेंट में मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू मॉडुलस ऑफ माइनस वेक्टर बी, बताओ ये स्टेटमेंट सही है गलत है, सही है स्टेटमेंट, लेकिन कंप्लीट नहीं है। स्टेटमेंट सही है, मतलब आपस में दोनों के मैग्नीट्यूड देखिए सेम है, मतलब ये क्या लिखा हुआ है, सिंपली ए इक्वल टू आपस से बी लिखा हुआ है, बिल्कुल सही है, मैग्नीट्यूड सेम है। लेकिन ये स्टेटमेंट अपने आप में कंप्लीट नहीं है। कंप्लीट स्टेटमेंट कौन सा बेटा, ये वाला है, वेक्टर ए इक्वल टू माइनस अपना से वेक्टर बी, मतलब दोनों के मैग्नीट्यूड सेम हो गए, डायरेक्शन बेटा अपोजिट हो गए, तो हम कहेंगे इनको क्या कहेंगे बेटा, अपोजिट वेक्टर कहेंगे। क्या कहेंगे, अपोजिट वेक्टर कहेंगे। ये दोनों पॉइंट अपना से क्लियर हो गए। चलिए अब आगे एक और बात कर लेते हैं। आगे हमने बात किया यहां पर पैरेलल वेक्टर की बात किया, किसकी बेटा बोलो, पैरेलल वेक्टर। अब इसको थोड़ा सा अच्छे से समझने की कोशिश करना है कि पैरेलल वेक्टर का मतलब क्या होता है, पैरेलल वेक्टर मीन्स क्या होता है, मीनिंग क्या होता है, इसको जरा बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करना है। बहुत बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि पैरेलल कब होगा, इक्वल कब होगा, कंडीशंस क्या है, तो सारी चीजें यहां पर हम लोग बात करेंगे। पैरेलल वेक्टर का मतलब ये हुआ कि लेट अस सपोज हमने कोई एक वेक्टर लिया, दैट इज अपना से वेक्टर ए, है ना, ये कोई वेक्टर लिया। ऐसा नहीं कि मैं बार बार ऐसे ले रहा हूं, किसी भी डायरेक्शन ले सकते हैं, ऐसे ले सकते हैं, ऐसे ले सकते हैं, किसी भी डायरेक्शन ले सकते हैं। ये कोई वेक्टर ए ले लिया, इसका मान लीजिए लेट अस सपोज मैग्नीट्यूड 1 मीटर, कितना बेटा 1 मीटर।
अप्रॉक्स 1 सेंटीमीटर हमने ले लिया, इसका मैग्नीट्यूड हमने 1 मीटर एज्यूम किया। अब हमें दूसरा वेक्टर हमें ड्रॉ करना है। क्या करना है, एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, पैरेलल वेक्टर को अच्छे से समझना है बेटा। लेट अस सपोज कोई वेक्टर ए हमने ले लिया, अब हमें कोई दूसरा वेक्टर ड्रॉ करना है। इस वेक्टर में अगर मैं इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड में अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं, किससे, नॉन जीरो एंड पॉजिटिव इंटीजर से मल्टीप्लाई कर दूं। नॉन जीरो मतलब जो जीरो ना हो, और पॉजिटिव इंटीजर मतलब क्या होगा, डायरेक्शन क्या हो गया, पॉजिटिव इंटीजर देखिए दोनों पॉजिटिव है, डायरेक्शन क्या होगा, सेम। फॉर एग्जांपल अगर हमने यहां से कोई वेक्टर बी ले लिया और वेक्टर बी इक्वल टू इसके मैग्नीट्यूड में किससे मल्टीप्लाई किया हमने, नॉन जीरो एंड पॉजिटिव इंटीजर, मान लो n से मल्टीप्लाई कर दिया तो n टाइम्स ऑफ वेक्टर ए। तो n जो है वो आपका से यहां पर क्या है बेटा, दिस इज आपका से नॉन जीरो एंड पॉजिटिव इंटीजर, नॉन जीरो एंड पॉजिटिव। नॉन जीरो मतलब जो जीरो नहीं, और पॉजिटिव इंटीजर मतलब डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है, सेम डायरेक्शन। अब आप सुनना बेटा, एन हमने कहा जीरो, अगर मैं जीरो से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये तो वेक्टर भी अपना से जीरो आ जाएगा, नल वेक्टर हो जाएगा। वो तो हम जीरो हम कहीं नहीं देंगे, नॉन जीरो होना चाहिए। नॉन जीरो मतलब 1 2 3 4 5 6 7 कुछ भी हो सकता है। अगर मैं कहूं कि इसका 1 मीटर है और इसमें हमने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 10 टाइम्स ऑफ ए हो गया, तो बताओ इसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया, 10 मीटर, और दोनों प्लस हैं मतलब दोनों का डायरेक्शन क्या हो गया, सेम। तो हम कहेंगे ये आपस में बताइए कैसा होगा, पैरेलल वेक्टर हो गए। बी ए के कैसे पैरेलल वेक्टर हो गए, वेक्टर बी इज पैरेलल टू वेक्टर ए। पैरेलल का मतलब ये है कि डायरेक्शन बताओ क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। इंपॉर्टेंट कंडीशन ये बताओ, हमने क्या बताया, नॉन जीरो पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। जैसे हमने बोला पॉजिटिव इंटीजर मतलब डायरेक्शन बताओ क्या होना चाहिए, सेम। मैग्नीट्यूड अलग अलग हो सकते हैं, एन कुछ भी हो सकता है। अगर मैंने एन इक्वल टू यहां पर 1 मीटर है और एन इक्वल टू 10 अगर ले लिया तो ये 10 टाइम्स ऑफ वेक्टर ए हो गया, मतलब ये 1 मीटर तो ये कितना 10 मीटर। मैग्नीट्यूड अलग अलग हो सकते हैं लेकिन डायरेक्शन कैसे होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो हम कहेंगे कि दोनों वेक्टर आपस में कैसे पैरेलल वेक्टर है। वेक्टर बी इक्वल टू बताओ कितना, n टाइम्स ऑफ वेक्टर ए। वेक्टर बी इक्वल टू कितना, n टाइम्स ऑफ वेक्टर ए। अगर हमने इसमें n 20 ले लिया तो अगर ये 1 मीटर तो ये कितना होगा बेटा, 20 हो जाएगा, लेकिन डायरेक्शन फिर भी क्या है, सेम। तो हम कहेंगे कि दोनों वेक्टर आपका आर सेड टू बी पैरेलल वेक्टर। इंपॉर्टेंट कंडीशन, डायरेक्शन बताओ क्या होना चाहिए, सेम, और मैग्नीट्यूड बताओ क्या, सेम भी हो, मैग्नीट्यूड क्या सेम भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं। तो ये आपका कौन सा हो गया, पैरेलल। इन दोनों को हम बोलेंगे पैरेलल वेक्टर। अगर आपसे कहा जाए, जैसे देखो अगर मैं कहूं कि v1 इक्वल टू आपका से 4 टाइम्स ऑफ v2 है, तो बताओ v1 v2 आपस में कैसे हैं, पैरेलल वेक्टर है। v1 v2 यहां पर जो वेलोसिटी है, ये दोनों वेक्टर आपस में कैसे हैं, पैरेलल है। कौन बड़ा है, v1 की वैल्यू 4 टाइम्स है, किससे बेटा, v2 से 4 टाइम्स है। मतलब v1 ये हो गया और v2 ये हो गया, मतलब v1 की वैल्यू 4 टाइम्स है v2, मतलब v1 v2 आपस में कैसे हो गए, पैरेलल हो गए। कैसे हो गए, पैरेलल। अब देखिए एग्जाम में एक छोटा सा प्रॉब्लम आता है, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत कंफ्यूजन बच्चे को होता है। कभी कभी एग्जाम में एक कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं मे बी और मस्ट बी। ध्यान से सुनना, एक होता है बेटा मे बी मतलब हो सकता है और मस्ट बी मतलब होगा। अगर मैं कहूं कि पैरेलल वेक्टर मे बी और मस्ट बी इक्वल वेक्टर, तो बताओ यहां पर n इक्वल टू अगर 1 कर दो, ध्यान से सुनना, अगर n इक्वल टू क्या कर दो 1, n इक्वल टू कुछ भी हो सकता है 1 2 3 4 5, अगर n इक्वल टू 1 कर दो, ये कितना है 1 मीटर, और n इक्वल टू 1 कर दो तो ये भी तो आपका से बताओ 1 हो गया, ये भी तो क्या हो गया 1 हो गया, 1 से 1 में तो 1 हो गया। तो दोनों के मैग्नीट्यूड क्या है, सेम, डायरेक्शन क्या है, सेम। तो आप एक बात बताओ, पैरेलल वेक्टर में भी इक्वल वेक्टर कब, बाई पुटिंग n इक्वल टू 1। अगर आपने n इक्वल टू 1 पुटअप कर दिया तो पक्का है कि इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम, और डायरेक्शन भी सेम। तो इसी पैरेलल वेक्टर को हम क्या कहेंगे, इक्वल वेक्टर। अगर मैं कहूं तो हमने क्या बताया कि पैरेलल वेक्टर मे बी और मस्ट बी, मे बी नॉट मस्ट बी। अभी देखिए v1 ये a और b, दिस इज नॉट पैरेलल, तो सॉरी ये पैरेलल तो है लेकिन दिस इज नॉट इक्वल,
इक्वल की कंडीशन क्या है, मैग्नीट्यूड भी सेम, डायरेक्शन भी सेम, लेकिन यहां पर देखो ये वेक्टर ए है, ये n टाइम्स ऑफ वेक्टर ए है, n मतलब हमने 10, तो ये 10 टाइम्स, तो ये तो पैरेलल हो सकता है, ये पैरेलल वेक्टर है। लेकिन क्या ये पैरेलल इक्वल हो सकता है? यस, हो सकता है। कब? बाय पुटिंग n इक्वल टू 1। जैसे हमने n इक्वल टू 1 पुट किया तो देखिए वेक्टर b इक्वल टू वेक्टर a, मतलब ये आ जाएगा सॉरी, तो यहां पर ये दोनों आपस में बेटा कैसे हो जाएंगे, इक्वल वेक्टर हो जाएंगे। क्या इक्वल वेक्टर पैरेलल वेक्टर है? यस, अरे भाई इक्वल है, पैरेलल वही, पैरेलल में इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है, डायरेक्शन सेम। तो इक्वल वेक्टर मस्ट बी पैरेलल वेक्टर, बट पैरेलल वेक्टर मे बी इक्वल वेक्टर। पॉइंट समझना, पैरेलल वेक्टर मस्ट बी और मे बी, पैरेलल वेक्टर मे बी इक्वल वेक्टर, मे भी हो सकता है, इसको इक्वल बोल सकते हैं, लेकिन कब बोल सकते हैं, बाय पुटिंग n इक्वल टू 1। जैसे n की वैल्यू हम 1 रखेंगे तो वेक्टर b इक्वल टू वेक्टर a हो गया, मतलब पैरेलल वेक्टर मे बी इक्वल वेक्टर, बट इक्वल वेक्टर मस्ट बी पैरेलल वेक्टर। अगर इक्वल है तो पैरेलल तो होंगे ना, देखो दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम, यही तो इंपॉर्टेंट कंडीशन है। तो इक्वल वेक्टर मस्ट बी पैरेलल वेक्टर, बट पैरेलल वेक्टर मे बी इक्वल वेक्टर बाय पुटिंग n इक्वल टू 1। ये ध्यान रखिएगा, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब चलिए एक और बात कर लेते हैं, एंटी पैरेलल वेक्टर की बात करते हैं। किसकी बेटा, फोर्थ से एंटी पैरेलल वेक्टर, एंटी पैरेलल वेक्टर। देखो ध्यान से, एंटी पैरेलल वेक्टर की बात करते हैं। जैसे कि नाम है एंटी पैरेलल, मतलब डायरेक्शन कैसा, अपोजिट। फिर से समझना, अगर कोई वेक्टर ए है, दिस इज आपका से वेक्टर ए, दिस इज आपका से वेक्टर ए, अगर हमें कोई दूसरा वेक्टर ड्रॉ करना है तो इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड में हमने मल्टीप्लाई कर दिया। यहां पर देखो किससे मल्टीप्लाई कर दिया था, नॉन जीरो एंड पॉजिटिव इंटीजर। अब बताओ यहां किससे मल्टीप्लाई करेंगे, नॉन जीरो एंड नेगेटिव इंटीजर। तो जैसे हमने कहा नॉन जीरो मतलब n जीरो नहीं होना चाहिए, और नेगेटिव मतलब क्या इंडिकेट करेगा, डायरेक्शन। तो बताओ यहां से क्या हो गया, ये हो गया, दिस इज आपका से वेक्टर b इक्वल टू कितना, माइनस n टाइम्स ऑफ वेक्टर a। देखो वेक्टर b इक्वल टू माइनस n टाइम्स ऑफ वेक्टर a, तो माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है बेटा, डायरेक्शन। अगर ये पॉजिटिव है तो ये कैसा होगा, नेगेटिव। लेट अस सपोज इसका मैग्नीट्यूड 1 मीटर है और इसमें n इक्वल टू 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये अगर 1 मीटर है तो ये कितना हो जाएगा, 10 मीटर, और माइनस क्या इंडिकेट करेगा, डायरेक्शन। तो ये आपस में बताओ वेक्टर b इक्वल टू माइनस n टाइम्स ऑफ वेक्टर a, ये दोनों आपस में कैसे हो गए, एंटी पैरेलल वेक्टर हो गए। क्या हो गया बेटा, एंटी पैरेलल वेक्टर। n बताइए क्या है बेटा, नॉन जीरो है ना, n बताओ क्या है, नॉन जीरो, और आपका से कौन सा, नेगेटिव इंटीजर। नेगेटिव यहां पर क्या इंडिकेट कर रहा है, डायरेक्शन। ये बताओ क्या इंडिकेट कर रहा है, ये आपका इट टेल्स अबाउट द कांसेप्ट ऑफ डायरेक्शन। ये देखिए डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है। अब फिर से वही बात रिपीट कर रहे हैं, एंटी पैरेलल वेक्टर क्या अपोजिट हो सकते हैं या नहीं, मे बी और मस्ट बी, मे बी, बट बाय पुटिंग n इक्वल टू 1। ध्यान सुनना, अगर ये 1 मीटर और n इक्वल टू 1 ही पुट कर दे, कुछ भी हो सकता है 1 2 3 4 5, तो इसमें कंडीशन कि n इक्वल टू 1 अगर पुट करें तो ये भी कितना, 1 मीटर, ये भी कितना, 1 मीटर। अब बताइए दोनों के मैग्नीट्यूड क्या होंगे, सेम, डायरेक्शन कैसे, अपोजिट। तो पक्का ये आपका से बताओ एंटी पैरेलल वेक्टर मे बी अपोजिट वेक्टर, मे बी हो सकते हैं, लेकिन कब हो सकते हैं, जब n की वैल्यू कितनी, 1 पुट अप करेंगे, तभी तो बताओ दोनों के मैग्नीट्यूड क्या, सेम, डायरेक्शन अपोजिट। तो ये बताइए कौन सा वेक्टर हो गया, अपोजिट वेक्टर हो गए। लेकिन अगर अपोजिट वेक्टर अगर है तो इनको देखो डायरेक्शन तो अपोजिट है, तो इसको तो हम आपका एंटी पैरेलल तो बोल ही सकते हैं। तो हम देखिए मस्ट बी मे बी, ध्यान से सुनना, एंटी पैरेलल वेक्टर मे बी अपोजिट वेक्टर, मे बी अपोजिट वेक्टर, कब, बाय पुटिंग n इक्वल टू 1। बट अपोजिट वेक्टर मस्ट बी एंटी पैरेलल। अगर अपोजिट है तो इनको एंटी पैरेलल तो बोल ही सकते हैं, लेकिन अगर एंटी पैरेलल है इस कंडीशन के लिए तो इसको थोड़ा ना अपोजिट बोल सकते हैं, हाँ इसको बोल सकते हैं, कब, बाय पुटिंग n इक्वल टू 1। इसलिए मैं क्या बोल रहा हूं कि एंटी पैरेलल वेक्टर मे बी अपोजिट वेक्टर बाय पुटिंग n इक्वल टू 1, बट अपोजिट वेक्टर मस्ट बी एंटी पैरेलल वेक्टर। इतना पॉइंट आपका समझ में आ गया, इतना पॉइंट आपका से क्लियर हो गया। चलिए अब आगे देखते हैं। अब उसके बाद
इतने बात हमने डिस्कस करने के बाद और भी होता है, जैसे हम कहें, ये पॉइंट समझ जाना बेटा, लिख लेना, नोट कर लेना, इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लेना कि एंटी पैरेलल वेक्टर may be opposite vector by putting n equal to 1, but opposite vector must be anti parallel vector. अगर opposite vector है तो उसको तो anti parallel बोल ही सकते हैं, लेकिन अगर anti parallel vector है तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। कब हो सकता है? जब n equal to कितना 1 पुटअप करेंगे तो ये एंटी पैरेलल वेक्टर क्या बन जाएंगे बेटा, बोलो, इसी को क्या बोलेंगे, अपोजिट वेक्टर बोलेंगे। n equal to 1 पुटअप करने पे n equal to 2, 3, 4, 5 तो दिस इज नॉट अपोजिट, ये तो फिर क्या बोलेंगे, एंटी पैरेलल वेक्टर। ठीक है, जैसे हम कहेंगे कि v1 इक्वल टू -4 टाइम्स ऑफ v2, बताइए v1 v2 आपस में कैसे होंगे बेटा, बोलो, एंटी पैरेलल वेक्टर। v1 की डायरेक्शन v2 की कैसे है, अपोजिट है, कितना टाइम्स में v2, 4 टाइम्स, तो v1 v2 आपस में बताओ कैसे होंगे, एंटी पैरेलल। अगर मैं 4 हटा दूं, अब बोलो v1 v2 आपस में क्या, एंटी पैरेलल तो ठीक है ही, लेकिन v1 v2 अब आपस में कैसे हो गए, अपोजिट हो गए। क्यों? क्योंकि दोनों के मैग्नीट्यूड क्या है, सेम, डायरेक्शन भी कैसा, अपोजिट। तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बताओ क्या बोलेंगे, अपोजिट वेक्टर। और क्या बोलेंगे, एंटी पैरेलल तो ही, एंटी पैरेलल क्या होता है, डायरेक्शन कैसा, बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि एंटी पैरेलल में डायरेक्शन कैसा होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए। तो देखिए अपोजिट डायरेक्शन, तो इसको एंटी पैरेलल भी बोलेंगे और इसको अपोजिट वेक्टर भी बोल सकते हैं। लेकिन अगर हमने 4 कर दिया तो दिस इज नॉट अपोजिट। अब बताइए v1 v2 कैसे हो गए, एंटी पैरेलल हो गए, दिस इज नॉट अपोजिट। हो सकते हैं जब 4 की जगह कितना, इस n 4 की जगह कितना रख दिए, 1, तो बताओ यहां से ये कैसे हो जाएंगे बेटा, बोलो, इक्वल वेक्टर, अपोजिट वेक्टर हो जाएंगे। पॉइंट समझ में आ गया? ठीक है, चलिए अब आगे देखिए, वेक्टर का हमारी लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। जैसे मैं एक बात आपको बताऊं, जैसे मान लीजिए, थोड़ा सा चलिए मैं समझा देता हूं। जैसे मान लो 2 बंदे हैं, एक बंदा ये है और एक बंदा आपस में, 2 बंदे हैं, एक आपस मान लो रामू है और एक श्यामू है। रामू और श्यामू 2 बंदे हैं, दोनों आपस से नीट का और जेई का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। चलिए दोनों आपस मान लो जेई की तैयारी कर रहे हैं। जब ये दोनों बंदे जेई का तैयारी कर रहे हैं, रामू जो है वो आपस से मान लो 20 घंटे पढ़ाई करता है पर डे, कितना, 20 घंटे डेली पढ़ाई करता है। और ये जो बंदा है ये बहुत ही अपना से कम पढ़ाई करता है, मतलब 10 घंटे केवल डेली पढ़ाई करता है। रामू जो बंदा है वो आपस उसने कोई कोचिंग अटेंड नहीं की, उसके पास कोई कंसेप्ट नहीं है, इसके पास कोई डायरेक्शन नहीं है, कोई डायरेक्शन नहीं, केवल आपस लेबर कर रहा है, लेबर, केवल लेबरी कर रहा है, मतलब आपस से केवल रीड कर रहा है। तो आप एक बात, और ये बंदा ऐसा है जैसे वो पता है लेबर होता है, लेबर जो सुबह से लेकर के शाम तक आपस से पसीना बहाता है, वर्क डन करता है, बहुत ज्यादा मेहनत करता है, पसीना बहाता है, लेकिन उसको पैसे बहुत कम मिलते हैं बेटा, पूरे दिन काम करता है, मतलब वो वर्क डन, कौन सी क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, मतलब वो स्केलर फॉर्म में काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, उसके पास कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं कि हमें भैया हमें क्या करना है, आगे क्या करना है। सुबह कमाया, सुबह शाम कमाने खाने वाले लोग केवल अपना से मेहनत कर रहा है, लेबरी कर रहा है। लेकिन एक बंदा वो है जो आपका बहुत ही पढ़ाई लिखाई करने के बाद अगर कोई एक अच्छा ऑफिसर बनता है, मतलब उसने मेहनत उसने भी की, वो भी सुबह से लेकर शाम तक अपना से पढ़ाई करता रहा, कंसेप्चुअल एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, और एक अपना से एक अच्छा ऑफिसर बनता है, एसी में बैठ के काम करता है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में काम करता है। तो आप एक बात बताइए, वो जो बंदा है वो उसने किस फॉर्म में पढ़ाई की, उसने पढ़ाई की वेक्टर फॉर्म में पढ़ाई की, और जो लेबर मजदूर होता है वो कौन से फॉर्म में होता है, स्केलर फॉर्म में होता है। मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं कि अगर कोई बंदा, अगर आप भी पढ़ाई करें, आपके पास 2 चीजें होना चाहिए। मेहनत तो देखिए सभी को करना पड़ता है। अगर आपको नीट का, अगर आपको जेईई का तैयारी करना है तो जाहिर सी बात है, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि कोई कहे कि भाई मेहनत नहीं करना पड़ेगा। मेहनत तो करना पड़ेगा सुबह से शाम तक, लेकिन कैसे, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में करना पड़ेगा। अगर आपने एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मेहनत कर लिया तो आपका सक्सेस 100% सक्सेस है। बहुत सारे बच्चे क्या होता है कि जिनके पास जो मेहनत तो बहुत कर रहे हैं, रट रहे हैं चीजों को, उनके पास कोई कंसेप्ट नहीं, उनके पास कोई डायरेक्शन नहीं,
उनको कोई मोटिवेट करने वाला नहीं, मतलब केवल पढ़ रहे हैं, दिन रात अपना से किताब पन्ने पलट रहे, पढ़ाई कर रहे, उस पढ़ाई से भी कुछ होने वाला नहीं है। वो पढ़ाई तभी काम की है जब एक पर्टिकुलर हमें कंसेप्चुअल पढ़ाई करनी है, हमें पर्टिकुलर हमारा एक विजन होना चाहिए, हमारा एक डायरेक्शन होना चाहिए, हमें कंसेप्चुअल, हमें कंसेप्ट क्लियर करिए। जैसे आपने क्या कहा कि बहुत बार बच्चे होते हैं कि रट लेते हैं, 50 क्वेश्चंस रट लिए, 100 क्वेश्चंस रट लिए, तो उस रटने से तो कुछ होने वाला नहीं। आप कंसेप्ट सीखिए और फिर आपका किसी भी डायरेक्शन में कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आपके पास क्या होना चाहिए, कंसेप्ट होना चाहिए। मैं वही कहना चाह रहा हूं कि दो तरीके के बंदे होते हैं। ये बंदा जो 20 घंटे पढ़ाई कर रहा है लेकिन विदाउट कंसेप्ट, केवल लेबर किया जा रहा है, मेहनत किया जा रहा है, बस उस मेहनत से कुछ नहीं होने वाला। लेकिन ये बंदा एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में कंसेप्चुअल स्टडीज ने किया, बताइए कौन सा बंदा सक्सेस होगा। ये वाले बंदे का सिलेक्शन आपका श्योर है, इसका सिलेक्शन कभी भी नहीं होने वाला। क्यों नहीं होने वाला? क्योंकि इसके पास कोई डायरेक्शन ही नहीं है, इसके पास कोई कंसेप्चुअल नॉलेज नहीं है। हाँ, इसने 10 घंटे डेली पढ़ाई की, लेकिन कंसेप्ट के साथ की, एक प्रॉपर आपका से गाइडेंस में की, एक प्रॉपर डायरेक्शन के साथ की, तो पक्का है ये बंदा आपका एग्जाम में, ये बंदा आपका जेई में सेलेक्ट हो जाएगा। और ये बंदा 20 घंटे 21 घंटे पढ़ाई करने के बाद भी ये कभी भी सेलेक्ट नहीं होने वाला, क्योंकि इसके पास क्या नहीं, डायरेक्शन नहीं। ये लेबर ही कर रहा है, लेबर है, सुबह से शाम तक भिड़ा हुआ है, विदाउट अपना से कंसेप्ट, विदाउट आपका डायरेक्शन। तो मैं यहां पर ये कहना चाह रहा हूं कि आपको भी बेटा अगर पढ़ाई करना है तो बताइए किस फॉर्म में करना है पढ़ाई, वेक्टर फॉर्म में पढ़ाई करना है। हमें लाइफ में जो भी काम करना है वो किस फॉर्म में करना है, वेक्टर फॉर्म में काम करना है। मतलब हम मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन अगर पर्टिकुलर एक डायरेक्शन मिल जाए, अगर हमें कोई एक मोटिवेटर मिल जाए, अगर हमें कोई अपना से पर्टिकुलर गाइडेंस देने वाला मिल जाए, एक डायरेक्शन को दिखाने वाला मिल जाए, तो हम आसानी से सेलेक्ट हो सकते हैं। मेरे कहने का मतलब ये कि आज से हम ये प्रण ले लें कि हम जो भी काम करेंगे वो किस फॉर्म में करेंगे, वेक्टर फॉर्म में करेंगे। मतलब मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या, डायरेक्शन भी हमें दिखनी चाहिए, हमारा टारगेट दिखना चाहिए कि हमारा टारगेट क्या है। जब तक हमें अपना टारगेट नहीं दिखेगा तो उस टारगेट को अचीव करने के लिए हमारा जो रास्ता है वो हमें दिखेगा नहीं, और वो नहीं दिखेगा तो हम बेटा वहां पर टारगेट अपने उस पर्टिकुलर पॉइंट पर कभी नहीं पहुंच सकते। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि हम लाइफ में जो भी काम करें वो वेक्टर फॉर्म में करें, जो भी स्टडी करें तो किस फॉर्म में करें, वेक्टर फॉर्म में स्टडी करें, तो बेटा आसानी से, बहुत आसानी से बेटा हम सक्सेस हो सकते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं। तो आप हमेशा याद रखिए कि हम जो भी काम करेंगे वो किस फॉर्म में काम करेंगे, वेक्टर के फॉर्म में काम